वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ MGT 401 शॉर्ट लेक्चर्स। ये MGT 401 के शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। न्यू सिलेबस के मुताबिक कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 401 का मॉड्यूल नंबर 9 के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो अंडरस्टैंडिंग इंटेंजिबल एसेट्स। अब इंटेंजिबल एसेट्स को हम समझते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो इंटेंजिबल होते हैं, यानी कि इनको हम फिजिकली तौर पर टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन ये प्रोवाइड करते हैं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक एंटिटी को। और टेंजिबल एसेट्स जो होते हैं जैसे कि बिल्डिंग या मशीनरी वगैरह, वो होते हैं जो कि फ़िज़िकली तौर पे दिखाई देते हैं हमें, लेकिन ये हमें फ़िज़िकली तौर पे दिखाई नहीं देते। अब अगर हम इनकी एग्जांपल की तरफ देखें तो इंटेंजिबल एसेट्स कौन कौन से होते हैं, वो पेटेंट्स होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं, कॉपीराइट होते हैं, और आज के दौर में सॉफ्टवेयर वगैरह भी, ये भी इंटेंजिबल एसेट्स में ही आता है। और इसके अलावा गुडविल वगैरह, ये तमाम जो है वो इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आते हैं। ये तमाम एसेट्स हैं लेकिन ये इंटेंजिबल होते हैं और ये क्रिटिकल हैं इंडस्ट्री में, क्योंकि इनका इस्तेमाल किया जाता है बहुत सी चीज़ों के अंदर। अब मुख्तलिफ इनका जो है वो इस्तेमाल है मुख्तलिफ इंटेंजिबल एसेट्स का। अब जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं ये लाजमी तौर पे जो है वो सेपरेबल होना चाहिए। सेपरेबल हों ये यानी कि ये जो है हो सकें सॉलिड, लाइसेंस्ड या फिर एक्सचेंज जो है इंडिपेंडेंटली। और इसके अलावा ये कि लीगल राइट का होना भी, ये कॉन्ट्रैक्चुअल या लीगल राइट से जो है वो अराइज हों। और ये सेपरेबिलिटी इंश्योर करती है कि एसेट जो है वो जनरेट कर सकें मेजरेबल बेनिफिट्स एंटिटी के लिए। और इसी के साथ साथ इंटेंजिबल एसेट जो है वो मुख्तलिफ होता है मॉनेटरी एसेट से, जो कि रिप्रेजेंट करता है फिक्स या डिटर्मिनेबल अमाउंट जो है पैसे का, जैसे कि कैश या रिसीवेबल। और जो एब्सेंस होती है फिज़िकल सब्सटेंस की बनाती है वैल्यूएशन और मैनेजमेंट जो है इंटेंजिबल एसेट्स की कॉम्प्लेक्स रिक्वायर करता है कि जुड़े रहें। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं कंपनीज अक्सर यूज़ करती है, अक्सर जो है वो इन्वेस्ट करती है एक्चुअली हैवीली तौर पे इंटेंजिबल एसेट्स में कि मेंटेन करें मार्केट लीडरशिप। सो नाउ द रिकग्निशन एंड मेजरमेंट। रिकग्निशन क्राइटेरिया फॉर इंटेंजिबल एसेट्स की हम बात करते हैं कि इंटेंजिबल एसेट्स को रिकग्नाइज किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तभी जब स्पेसिफिक क्राइटेरिया पूरा हो, इंश्योर करते हुए जो रिलायबिलिटी है और रिलेवेंस जो है रिपोर्टिंग के अंदर हो। जो 4 कंडीशंस है वो है आइडेंटिफाइबिलिटी, एसेट को लाजमी तौर पे सेपरेबल हो या फिर वो आए कहाँ से, कॉन्ट्रैक्चुअल या फिर लीगल राइट्स है जो कि पीछे भी आपको बताया गया था। इसके अलावा कंट्रोल, जो एंटिटी है लाजमी तौर पे उसके पास एबिलिटी हो कि वो हासिल करे फ्यूचर बेनिफिट्स और रिस्ट्रिक्ट करे दूसरों को एक्सेस से। और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का ये है कि एसेट जो है वो कंट्रीब्यूट कर सके रेवेन्यू जनरेशन में या फिर जो कॉस्ट सेविंग होती है। और इसके अलावा रिलायबल मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी कि जो कॉस्ट है एसेट की लाजमी तौर पर डिटर्मिनेबल हो रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ। नाउ द इनिशियल मेजरमेंट्स एंड कॉस्ट कंपोनेंट, जो इनिशियल रिकग्निशन के ऊपर इंटेंजिबल एसेट्स जो है वो मेजर किए जाते हैं कॉस्ट के ऊपर, जो कि वेरी करता है डिपेंड डिंग के कैसे एसेट को अक्वायर किया जाता है। और एसेट्स के लिए जो कि परचेज़ किए गए सेपरेटली कॉस्ट में शामिल होती है परचेज प्राइस, नेट ऑफ द डिस्काउंट, और जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस हैं जैसे कि लीगल फ़ीस या इंस्टॉलेशन कॉस्ट। और जब एक्वायर किया गया बिजनेस कॉम्बिनेशन के ज़रिए एसेट को रिकॉर्ड किया जाता है उसकी फेयर वैल्यू के ऊपर एक्विजिशन डेट पे, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है मार्केट बेस वैल्यूशन। और इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स जैसे कि कस्टमाइज सॉफ्टवेयर फॉलो करता है स्ट्रिक्टर रूल। और सिर्फ डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज किया जा सकता है अगर स्पेसिफिक क्राइटेरिया पूरा हो, क्योंकि रिसर्च कॉस्ट हमेशा जो है वो एक्सपेंस होती है। और कॉस्ट कंपोनेंट जो है डेवलपमेंट के लिए उसमें शामिल होते हैं मटेरियल्स, लेबर, डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट जो कि यूज़ किया जाता है डेवलपमेंट में, और ओवरहेड जो कि डायरेक्टली रिलेट करता है प्रोजेक्ट से। Now the research and development. Now the research phase expense treatment. रिसर्च फेज़ में शामिल होती हैं एक्टिविटीज़ जिनका एम ये होता है कि हासिल किया जाए न्यू नॉलेज या फिर एक्सप्लोर किया जाए अल्टरनेटिव्स जो है मटेरियल के लिए, डिवाइसेस या फिर प्रोसेसेस। और IAS 38 के अंडर में तमाम रिसर्च एक्सपेंडिचर जो है लाजमी तौर पर उनको एक्सपेंस किया जाएगा जैसे ही वो इनकर्ड होते हैं, क्योंकि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है वो
रिलायबली तौर पर डिमॉन्स्ट्रेट नहीं हो सकते इस स्टेज में। और जो एग्जाम्पल्स हैं रिसर्च एक्टिविटीज़ की, उसमें शामिल है लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट ताकि डिस्कवर किया जाए न्यू केमिकल कंपाउंड, या फिर फिजिबिलिटी स्टडीज़ जो है वो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ के लिए। और जैसे कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो करती है इनिशियल ट्रायल्स ताकि आइडेंटिफाई करे पोटेंशियल ड्रग फार्मूलेशंस, तो वो क्लासीफाई करेगी इन कॉस्ट को एज अ रिसर्च एक्सपेंसेस। और ये ट्रीटमेंट जो है वो रोकता है प्री मेचर कैपिटलाइजेशन जो है कॉस्ट की, जो कि कभी भी जो है वो नतीजा नहीं निकलता वाइबल प्रोडक्ट में, और इंश्योर करता है कंजर्वेटिव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और अगर एक एंटिटी जो है वो डिस्टिंग्विश ना कर सके रिसर्च और डेवलपमेंट फेजेस के दरमियान, तो पूरा एक्सपेंडिचर जो होता है उसको ट्रीट किया जाता है एज अ रिसर्च और एक्सपेंस। सो ये अप्रोच एम्फेसाइज करती है प्रूडेंस और रिड्यूस करती है रिस्क जो ओवर स्टेटिंग करना एसेट्स, जबकि एक्सपेंस करना रिसर्च कॉस्ट को इम्पैक्ट करता है वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, और रिफ्लेक्ट करता है अनसर्टेनिटी इनहेरेंट जो होती है अर्ली स्टेज इनोवेशन में। नाउ द डेवलपमेंट फेज कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया। जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं अप्लाई करती हैं रिसर्च फाइंडिंग्स को ताकि क्रिएट करें या इम्प्रूव करें प्रोडक्ट्स कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने से पहले। और रिसर्च के मुकाबले में डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइज हो सकती है अगर 6 जो क्राइटेरिया हैं वो पूरे होते हैं। तो पहला ये होता है कि जो टेक्निकल फिजिबिलिटी होती है कंप्लीट करने की एसेट, दूसरा ये होता है इंटेंशन टू कंप्लीट, या फिर और इसके अलावा जो यूज़ या सेल करना एसेट का, और उसके अलावा तीसरा ये होता है एबिलिटी टू यूज़ करना या सेल करना एसेट। चौथा ये होता है प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जैसे कि मार्केट डिमांड या फिर कॉस्ट सेविंग। और पांचवा जो है वो अवेलेबिलिटी होना एडिकेट रिसोर्स की कंप्लीट करने के लिए प्रोजेक्ट। और छठा ये होता है रिलायबल मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट। एग्जाम्पल में शामिल है कंस्ट्रक्ट करना, टेस्ट करना, प्रोटोटाइप डिज़ाइन करना, स्पेशलाइज्ड टूल, या फिर कस्टमाइज़ करना एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर। और अगर एक कंपनी डेवलप कर रही है न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो कि पूरा करे इन कंडीशन को, वो कैपिटलाइज कर सकती है रिलेटेड कॉस्ट, इम्प्रूव कर रही होती है अपनी बैलेंस शीट रिकग्नाइज करते हुए एक एसेट को, ना कि एक्सपेंस को। एमोटाइजेशन एंड डिस्पोजल की हम बात करते हैं। एमोटाइजेशन से मुराद होता है सिस्टमेटिकली तौर पर एलोकेट करना कॉस्ट जो इंटेंजिबल एसेट्स की जो है वो उसकी यूज़फुल लाइफ के ऊपर। और एसेट जो कि फाइनाइट लाइफ के साथ होता है, एमोटाइजेशन की शुरुआत होती है जब एसेट जो है वो अवेलेबल फॉर यूज़ होता है, कंटिन्यूस होता है थ्रू आउट जो उसकी एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ पे। और कॉमन मेथड की हम बात करें तो उसमें स्ट्रेट लाइन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड वगैरह और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड आ जाता है। अब जो इंडेफिनेट लाइफ एसेट्स होते हैं वो इंटेंजिबल एसेट जो ऐसे होते हैं तो इनमें इनको एमोटाइज नहीं किया जाता, बल्कि टेस्टेड किया जाता है ईयरली इम्पेयरमेंट के लिए। और रिव्यू एंड कंप्लाइंस की हम बात करें तो जो रेगुलर रिव्यू होता है यूज़फुल लाइफ का और एडजस्टमेंट का, वो यकीनी बनाता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक रहें और रिपोर्टिंग भी सही हो। ना दी रिटायरमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। अब एक इंटेंजिबल एसेट जो है वो डी रिकग्नाइज किया जाता है जब डिस्पोजल ऑफ होता है, या फिर कोई भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो एक्सपेक्टेड नहीं होता उससे। डिस्पोजल जो है वो होती है सेल के ज़रिए, अबैंडनमेंट्स के ज़रिए, या फिर जो एक्सपायरेशन होती है लीगल राइट्स की। गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल जो होता है कैलकुलेट किया जाता है एज अ डिफरेंस के तौर पे, जो कि होता है नेट प्रोसीड्स और जो एसेट कैरिंग अमाउंट होता है। एग्जांपल अगर हम लें तो एक एसेट जो कि जिसकी कैरिंग वैल्यू है 1.2 मिलियन और सोल्ड किया जाता है उसको 0.5 मिलियन के लिए, सो जो रिजल्टिंग लॉस है वो है 0.7 मिलियन का। अब डी रिकग्निशन इंश्योर करता है कि बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट करे एसेट जो कि कंटिन्यू कर रहे हैं प्रोवाइड करना वैल्यू, और एंटिटीज़ को लाजमी तौर पर डिस्क्लोज़ करना चाहिए सिग्निफिकेंट डिस्पोजल और जो रिलेटेड गेंस होते हैं या लॉस होते हैं उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए
और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।